शिक्षण अवधारणाएं। तो ये शिक्षण अवधारणा क्या होती है? ठीक, शिक्षण को हम जान चुके हैं। अवधारणा क्या है? तो अवधारणा जो होती है वह वैज्ञानिक निरीक्षण और चिंतन द्वारा इनका निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है अवधारणाओं का निर्माण? वैज्ञानिक निरीक्षण या चिंतन के आधार पर। ठीक है, तो अवधारणाओं का वैज्ञानिक निरीक्षण द्वारा या चिंतन द्वारा, इस तरीके से हम इसे मान सकते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है? शिक्षण अवधारणाएं। अब शिक्षण अवधारणाएं कई प्रकार की होती है, जिनमें हम मुख्य अवधारणाओं को देखेंगे, है ना। तो मुख्य अवधारणाओं में हम पहली अवधारणा को देखेंगे, शिक्षण के 3 आधार। पहली अवधारणा क्या है कि हम शिक्षण के 3 आधार। शिक्षण के 3 आधार कौन कौन से हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया जो है वो 3 प्रश्नों के आधार पर यहाँ बताई गई है। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ लिख लेते हैं इसको। 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया गया है। ठीक, शिक्षण प्रक्रिया को क्या 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया गया है। वह कौन कौन से प्रश्न हैं? क्यों, कैसे और क्या। ठीक, ये तीनों प्रश्न हैं। और क्यों का उत्तर जो है, इसका उत्तर दर्शन शास्त्र द्वारा क्यों का उत्तर जो है दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। और यह जो शास्त्र है, जो दर्शन है, इन्हें हम आगे आने वाली क्लासों में सविस्तार समझेंगे। ठीक, और कैसे का उत्तर, जब कोई शिक्षण प्रक्रिया जब चलती है तो कैसे का मतलब कैसे चलती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, मन मस्तिष्क में योजना बनानी होती है। तो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे मनोविज्ञान विषय द्वारा इसका उत्तर दिया जाएगा। इसका उत्तर जो है वह मनोविज्ञान द्वारा दिया जाए, क्योंकि योजना जो है वह मन मस्तिष्क में बनाई जाती है कि किस तरह से शिक्षार्थी को समझाना है, विषय वस्तु को ज्ञान प्रदान करना है। ठीक, यह क्या होगा, मनोविज्ञान। अब नेक्स्ट क्या है, क्या, अब क्या शिक्षण द्वारा क्या होगा? तो इससे क्या होगा कि शिक्षार्थी जो है वह समाज में अपना बेहतर जीवन यापन कर पाएगा और समाज के किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान दे पाएगा। तो यह क्या है, समाजशास्त्र। यहाँ आ जाएगा समाजशास्त्र। इसका उत्तर जो है समाजशास्त्र द्वारा, ठीक है, समाजशास्त्र द्वारा दिया जाता है। ठीक, अपना क्या होगा, दर्शन शास्त्र। क्यों का उत्तर दिया जाता है दर्शन शास्त्र के माध्यम से। कैसे का मनोविज्ञान के बाद क्या आता है, क्या, क्यों, कैसे और क्या का उत्तर दिया जाएगा समाजशास्त्र द्वारा। अगर संक्षेप में कहा जाए तो शिक्षा का मूल आधार ये तीनों विषय हैं। ठीक है, कौन कौन है? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। संक्षेप में शिक्षा का मूल आधार। ठीक है, संक्षेप में शिक्षा का मूल आधार कौन कौन से विषय हैं? दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। ये तो हमारी पहली अवधारणा हो गई। क्या है, हो गई कि शिक्षण के 3 आधार हैं और यह प्रक्रिया जो है 3 प्रश्नों के आधार पर तय की जाती है। पहला क्यों, कैसे और क्या। ठीक,
पहला क्यों, दूसरा कैसे, तीसरा क्या। और क्यों का उत्तर जो दिया जा रहा है वो दिया जाता है समाज दर्शन शास्त्र द्वारा, ठीक। और कैसे का उत्तर दिया जाता है मनोविज्ञान द्वारा, और क्या का उत्तर दिया जा रहा है किसके द्वारा, समाजशास्त्र के द्वारा, ठीक। अब नेक्स्ट अवधारणा देखेंगे। दूसरी अवधारणा जो है वो क्या है, आदर्शवाद। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है, ठीक। आदर्शवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद शब्द का मुख्य स्रोत जो है वह प्लेटो का जो है विचारवादी सिद्धांत से हुआ है, ठीक। इसका मुख्य स्रोत प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है, प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से। इसका मतलब ये है कि अंतिम सत्ता इसमें जो है, अंतिम सत्ता जो प्राप्त की जाती है वह विचारवाद के द्वारा ही या विचार के द्वारा ही प्राप्त की जाती है, ठीक। प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत में जो है अंतिम सत्ता प्राप्त की जाती है वो किसके द्वारा, विचार के द्वारा प्राप्त की जाती है। विचार के द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक। आदर्शवाद जो है, आदर्शवाद का मुख्य स्रोत जो है वो प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से हुआ है, और जिसमें अंतिम सत्ता प्राप्त की जाती है वह विचारों के माध्यम से होती है, ठीक। ये किसका हो गया हमारा, प्लेटो का, जहाँ से क्या आया है अपना आदर्शवाद, ठीक। अब इसके बाद आदर्शवाद जो है वह आध्यात्मिकता की बात करता है। आदर्शवाद किसकी बात करता है, व्यक्ति के आध्यात्मिक गुणों की, ठीक। इसमें क्या है, आध्यात्मिक गुणों में जैसे नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता, आत्मानुशासन और आत्म अनुभूति और व्यक्तित्व के उन्नयन, ठीक। व्यक्तित्व के उन्नयन पर यह क्या है, बल देता है, और ये मानवता को सर्वश्रेष्ठ बनाने के महत्वपूर्ण गुण हैं, ठीक। नैतिक मूल्य, आदर्शवाद जो है वह नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता, आत्मानुशासन और आत्मानुभूति के विकास की बात करता है, ठीक। किसकी बात कर रहा है, यह व्यक्ति के आंतरिक गुणों की, और ये क्या है, व्यक्तित्व के, जिससे क्या हो, व्यक्तित्व का उन्नयन होगा, क्योंकि यह व्यक्तित्व के उन्नयन के लिए सर्वश्रेष्ठ गुण माने जाते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है, आदर्शवादी को अत्यंत प्राचीन माना गया है। आध्यात्मिकता की बात होती आई है तो हम वैदिक काल को जो है प्राचीन काल से जानते हैं, जिसको हमने शिक्षा में बहुत अच्छे से समझा भी है ना। तो वहाँ से अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो आदर्शवाद जो है अत्यंत प्राचीन है। आदर्शवाद जो अत्यंत प्राचीन है वह क्या है, क्योंकि प्राचीन काल से ही यानी वैदिक काल से ही आध्यात्मिकता की बात होती आई, जो हमारे वेदों में प्रमाणित है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, अभी अरस्तु ने जो अपनी शिक्षा में परिभाषा दी थी, शिक्षा क्षेत्र में जो परिभाषा दी है उसको अपन ने पहले ही पढ़ लिया है शिक्षा वाले टॉपिक में, पिछले वीडियो में। तो उन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है वो कौन सी परिभाषा दी है, उन्होंने भी एक आदर्शवादी अपनी परिभाषा दी है, यानी अरस्तु के अनुसार
अरस्तु के अनुसार शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। अरस्तु ने क्या परिभाषा दी है कि शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, जो कि यह एक आदर्शवादी रूप में उन्होंने परिभाषा दी है। तो आदर्शवादी रूप में जो शिक्षा की परिभाषा दी है वो किसने दी है? अरस्तु ने। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगर संक्षेप में कहा जाए, जिस तरह 3 प्रश्नों के आधार पर शिक्षा प्रक्रिया को तय किया गया है पहली अवधारणा में, उसमें हमने संक्षेप में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र को मुख्य बिंदु माना। संक्षेप में अगर कहा जाए तो तीनों विषय उसका आधार है। अब इसमें आदर्शवाद का संक्षेप में कहा जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या, सत्यम शिवम और सुंदरम की व्याख्या ही आदर्शवाद की आत्मा है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम ही आदर्शवादी क्या है? आत्मा है ना। तो ये किससे संबंधित है? आदर्शवाद से। और सत्यम यानी सत्य, शिव यानी कल्याणकारी, सुंदरम यानी सुंदर। अगर कोई वस्तु या पदार्थ है ना, अगर वो सत्य है, अगर कल्याणकारी है और सुंदर है, ठीक है, तो वह क्या उपयोगी है व्यक्ति के स्वयं के लिए। तो इसमें क्या है, आदर्शवाद में व्यक्ति के या शिक्षार्थी के आंतरिक गुणों की बात की जा रही है ना। तो दूसरा क्या है, जब आंतरिक गुणों की बात की जा रही है तो इसमें क्या है, शिक्षण विधियां भी उसी अनुसार होना चाहिए। तो इसकी कुछ मुख्य कमियां रही हैं इसकी शिक्षण विधियों में, वो हम जान लेते हैं। कि अध्यापक से अधिक आशाएं, ठीक है, अध्यापक से अधिक आशाएं। होता क्या है, जब शिक्षार्थी स्वयं जब सीखता है अध्यापक से, तो वह क्या है, पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर पाता है। दूसरा क्या है कि उसमें अगर उस कुछ अध्यापक से सीख रहा है तो उसमें अध्यापक के अनुभव या कुछ जो अनुभव प्राप्त किए गुण होते हैं उन्हें सीखता है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है उसके आध्यात्मिकता की नैतिकता में पूर्ण विकास नहीं हो पाता। तो क्या है, इसके लिए शिक्षार्थी को स्वयं ही प्रयास करना होता है। अब शिक्षार्थी को स्वयं प्रयास करना होता है, तो अगर वो इसके लिए अध्यापक से अधिक आशा लगाएगा तो यह क्या है, यह उचित नहीं होता। ठीक है, अध्यापक से अधिक आशाएं और कमजोर शिक्षण विधियां, कमजोर शिक्षण अब शिक्षण विधियां भी इसमें क्या है, कमजोर है, एकदम सूटेबल नहीं है कि परफेक्ट हो। क्या है, कमजोर विधियां इसमें कमजोर शिक्षण विधियां हैं। वो इसलिए है कि प्रत्येक बालक के लिए जब आध्यात्मिकता की बात हो रही है, उसमें नैतिक मूल्यों है ना, उसके खुद के स्वयं के गुणों की बात हो रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति में क्या है कि भावनात्मक रूप से अलग अलग स्वयं के अनुभव विचार होते हैं, और जिसके माध्यम से उसे अपने स्वयं के प्रयास से ही इसमें जागृत करना होता है। तो दूसरा क्या है कि अगर शिक्षण विधियां क्या सभी के लिए अलग अलग नहीं बनाई जा सकती, तो क्या है, कुछ शिक्षण विधियां तो है लेकिन वो क्या है, सभी के लिए परफेक्ट नहीं है। इसलिए क्या है, तो कमजोर शिक्षण विधियां यानी हम मानते हैं। तो अध्यापक से अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां, है ना। और इसमें क्या है, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना की गई है।
सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना, है ना। आदर्शवाद में क्या सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना की गई है, क्योंकि सह शिक्षा या सर्व शिक्षा में क्या होता है कि सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। तो इसमें क्या है, आदर्शवादी विचारधारा में क्या है कि व्यक्ति के जब आध्यात्मिक गुणों को विकसित करना होता है तो क्या है कि सबके साथ यह क्या है संभव नहीं है, इसलिए इसकी क्या है वो अवहेलना करता है। ठीक है, तो यह है कि इसकी क्या है मुख्य कमियां रही हैं, यह इसकी मुख्य कमियां रही हैं। ठीक, आदर्शवाद की मुख्य कमियां वही ये। ठीक, अब दूसरा क्या है, आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में 3 नाम जो मोस्ट हैं वो आते हैं, जिन्हें हम जान लेते हैं। पहला है कम्युनियस, दूसरा पेस्टोलॉजी, नेक्स्ट है फ्रोबेल। आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में यह मुख्य है कम्युनियस, पेस्टोलॉजी और फ्रोबेल। फ्रोबेल के गुरु हैं पेस्टोलॉजी, है ना, यानी कि पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल है। ठीक, इतना समझ में आया। अभी देखेंगे हम नेक्स्ट अवधारणा। हमारी अगली अवधारणा प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद को अंग्रेजी में नेचुरलिज्म बोला जाता है। ठीक, प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद जो अवधारणा जो है, प्रकृतिवाद में क्या होता है, इसमें इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। इंद्रियानुभूत ज्ञान कौन सा होता है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है। अब ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं अपनी, ज्ञान इंद्रियां होती है अपनी 5, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही किसके अंतर्गत आता है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत। ठीक, इसमें इंद्रियानुभूत ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है, जिसमें आँख द्वारा यानी देखने पर देखकर ज्ञान की प्राप्ति होती है किसी विषय वस्तु को, या यहाँ सुनकर, कान द्वारा सुनकर, और नाक द्वारा सूंघने पर या गंध के माध्यम से। ठीक, जीवा द्वारा चखकर, और त्वचा द्वारा स्पर्श के माध्यम से। ठीक, तो ये क्या है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इस तरह से ज्ञान प्राप्त होता है। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, उसे प्रकृतिवाद के अंतर्गत माना जाता है। ठीक, तो प्रकृतिवाद जो है ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को ही स्वीकार करता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही, इसमें क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। प्रकृतिवाद में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना गया है। और प्रकृतिवाद जो है इसमें
प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। प्रकृतिवाद में क्या है, प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकी ज्ञान पर कम बल दिया गया है। एवं पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। ठीक, तो प्रकृतिवाद में क्या होता है कि बालक को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह क्या प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के माध्यम से होती है और इसमें क्या है, प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। और दूसरा क्या है, इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। अभी क्या है, इसमें जो है निषेधात्मक शिक्षा को भी शामिल किया गया है। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है। जिसके माध्यम से शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। निषेधात्मक शिक्षा को किस में शामिल किया गया है, प्रकृतिवाद में। ठीक है, प्रकृतिवाद में निषेधात्मक शिक्षा को शामिल किया गया है, जो कि जिसका अर्थ है कि अगर निषेधात्मक शिक्षा को शामिल किया गया है क्योंकि शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से इसमें बचाया जा सके। ठीक, अगर जैसे बच्चा पेड़ पर चढ़ना चाहे तो उसे चढ़ने दें, अगर वह वहाँ से गिरता है तो उसे अपनी भूल का एहसास होगा और जैसे जब अपनी भूल का एहसास होगा तो वह अगली बार इससे वो बचेगा। ठीक, तो इससे बचेगा तो उसमें क्या है, सुधार आएगा। ठीक, तो ये क्या है, निषेधात्मक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया है जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों को सत्य मार्ग से बचाना है। यानी कि बालक को निषेधात्मक शिक्षा की जानकारी भी होना चाहिए। उससे क्या होगा कि बालक कभी उस रास्ते पर जाने का प्रयास नहीं करेगा क्योंकि वह इसको भली भांति जानेगा कि यह असत्य मार्ग है। ठीक, अब प्राकृतिक रूप से जब शिक्षा बालक की चलती है तो इसमें बालक कैसे सीखता है या कैसे सीखेगा, क्रिया द्वारा। ठीक, बालक कैसे सीखेगा, क्रिया द्वारा, यानी करके सीखेगा। करके सीखने को क्या, करके सीखना यानी प्रकृतिवाद के अंतर्गत आएगा। और जब करके सीखेगा तो उसको क्या, अनुभव की प्राप्ति होगी। क्रिया द्वारा सीखना, अनुभव, क्रीड़ा द्वारा, या निरीक्षण, ह्यूरिस्टिक, और डाल्टन द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षण विधियां हैं, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां, यह किसके अंतर्गत आती है, प्रकृतिवाद के अंतर्गत। प्रकृतिवाद के अंतर्गत बालक या शिक्षार्थी सीखता है, क्रिया द्वारा सीखता है यानी करके सीखता है, और नेक्स्ट अनुभव द्वारा, क्रीड़ा द्वारा, ठीक, निरीक्षण द्वारा और ह्यूरिस्टिक विधि द्वारा या डाल्टन द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षण विधियां उनके द्वारा। और इन सभी विधियों में एक बात कॉमन है कि शिक्षार्थी जब सीख रहा है इन सब विधियों द्वारा तो उसमें क्या है, उसकी ज्ञानेंद्रियां
मुख्य रूप से कार्य कर रही हैं। क्योंकि क्रिया करता है तो भी उसकी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और अनुभव व्यक्ति को कब होता है, शिक्षार्थी कब होता है, जब वह करके सीखता है, तो इसमें भी ज्ञानेंद्रिय कार्य कर रही हैं। क्रीड़ा द्वारा यानी खेलने के माध्यम से बालक जब सीख रहा है तो उसमें भी बालक की ज्ञानेंद्रिय काम कर रही हैं, ठीक। और निरीक्षण द्वारा किसी चीज़ का निरीक्षण अगर बालक करता है ना, तो वहाँ भी उसकी ज्ञानेंद्रिय कार्य कर रही होती हैं। और ह्यूरिस्टिक विधि और डाल्टन द्वारा जो शिक्षण प्रस्तावित जो शिक्षण विधियाँ उसमें क्या है, बालक की ज्ञानेंद्रियाँ मुख्य रूप से कार्य कर रही होती हैं। तो प्रकृतिवाद जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानता है, ठीक। और इसमें क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में, आधुनिक भारतीय जो शिक्षा शास्त्री हुए हैं, आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर अत्यंत ही प्रकृतिवादी रहे हैं आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में। रविन्द्रनाथ टैगोर अत्यंत ही प्रकृतिवादी कवि रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रकृतिवाद का हमेशा समर्थन किया है, किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों में रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है और ये अत्यंत ही प्रकृतिवादी कवि थे, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रयोजनवाद। जैसा कि नाम से ही विदित हो जाता है, प्रयोजनवाद या प्रयोगवाद है ना, किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद को और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में प्रैग्मैटिज्म भी बोलते हैं, यानी प्रयोजनवाद को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्रैग्मैटिज्म। अब प्रयोजनवाद के और भी अन्य नाम हैं, जैसे प्रयोगवाद, फलवाद और उपयोगितावाद। प्रयोजनवाद, फलवाद, उपयोगितावाद और व्यवहारवाद, इन सब नामों से भी प्रयोजनवाद को जाना जाता है, ठीक है। अब प्रयोजनवाद के जो मुख्य प्रस्तावक जो है वह कौन है, या मुख्य प्रतिपादक कौन है, वह जॉन डीवी है ना। इसके मुख्य प्रतिपादक जो है वो कौन है, जॉन डीवी। अब जॉन डीवी जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के, जॉन डीवी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक थे, है ना। कहाँ के थे ये, अमेरिका के। और तो प्रयोजनवाद को क्या अमेरिका की देन माना जाता है, ठीक है। यहीं से क्या है, प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है और जॉन डीवी इसके मुख्य प्रस्तावक है। और जॉन डीवी कौन थे, शिक्षा शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे, ठीक। अब जॉन डीवी के बारे में अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो जॉन डीवी जो है इन्होंने 1899 में एक पुस्तक लिखी, एक कृति लिखी जिसका नाम था द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी, द स्कूल एंड सोसाइटी किसकी करती है, जॉन डीवी की, ठीक है। किसकी करती है, जॉन डीवी की। और यह कब लिखी गई थी, 1899 में, ठीक है। और इस कृति के माध्यम से यह क्या है, काफ़ी पॉपुलर हुई, यानी काफ़ी प्रचलित हुई या लोकप्रिय हुई। यह क्या है, काफ़ी लोकप्रिय हुई। और इसके माध्यम से डीवी के प्रगतिशील शैक्षिक विचारों का पता चला। क्या है, इससे डीवी के प्रगतिशील
शैक्षिक विचारों का पता चला। शैक्षिक विचारों का पता चला या प्रचार हुआ। ठीक है, इनकी जो कृति थी 1899 में जो इन्होंने लिखी, उस जिसका नाम द स्कूल एंड सोसाइटी था, और वह काफ़ी क्या उस समय वह काफ़ी लोकप्रिय हुई और कई दार्शनिकों द्वारा इसको महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इससे क्या है, डेवी के जो जॉन डेवी के और प्रगतिशील शैक्षिक विचार थे, है ना, उनके बारे में लोगों को पता चला या इसके क्षेत्र में उसका प्रचार हुआ। ठीक है, विचारों का प्रचार हुआ। इसके बाद इनकी काफ़ी एक और महत्वपूर्ण कृति है जो 1916 में इन्होंने लिखी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक, 1916 में कौन सी कृति आई इनकी, द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। और शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इसे काफ़ी पसंद किया गया। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इनका यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया। ठीक है, ये क्या है, सर्वश्रेष्ठ, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इनका यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया, और जो कि शिक्षा दर्शन संबंधी ग्रंथ था। किससे संबंधित था, शिक्षा दर्शन से संबंधित था, शिक्षा दर्शन संबंधी। ठीक है, ये क्या ग्रंथ है, शिक्षा दर्शन संबंधी ये ग्रंथ था। कौन सा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है इनका, जो कि 1916 में आया। और दूसरा जिससे पहले 1899 स्कूल एंड सोसाइटी जो इनकी कृति रही, वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुई, जिससे इनके शैक्षिक विचारों का पता चला। तो डेवी की ये दोनों पुस्तक किसकी है, डेवी की, द स्कूल एंड सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और इनका वर्ष है 1899 और 1916। ठीक है, डेवी के बारे में हमने थोड़ा विचार किया। इसके बाद हम प्रयोजनवाद को देखते हैं। डेवी कौन है, मुख्य प्रस्तावक, ठीक है, प्रतिपादक किसके, प्रयोजनवाद के। और ये क्या है, अमेरिका के थे, और तो इसलिए प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। ठीक, अब क्या है, प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद। अब प्रैग्मेटिज्म जो है वह प्रयोजनवाद का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म है। तो प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति जो है, कुछ विद्वान यूनानी शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानते हैं। किससे मानते हैं, प्रैग्मेटिकोस से। यानी प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति जो है, प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति जो कुछ विद्वान हैं वह किससे मानते हैं, यूनानी शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानते हैं, प्रैग्मेटिकोस। ठीक है, कुछ जो विद्वान हैं वो क्या है, प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति प्रैग्मेटिकोस से मानते हैं। और प्रैग्मेटिकोस का मतलब, प्रैग्मेटिकोस का अर्थ होता है प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, प्रैक्टिकेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता, है ना, क्या होता है, व्यवहारिकता। प्रैक्टिकेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, व्यवहारिकता। इसलिए क्या है, प्रयोजनवाद को व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्थूल रूप में अगर देखा जाए तो प्रयोजनवाद का आशय स्थूल रूप में अगर देखा जाए तो प्रयोजनवाद से आशय स्थूल रूप में प्रयोजनवाद से आशय यानी कि सभी
विचारों, मूल्यों और निर्माण का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है ना। व्यवहारिक परिणामों में से पाया जाता है कि अगर उनके व्यवहारिक परिणाम संतोषजनक हैं तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। ठीक, तो स्थूल रूप में सभी विचारों, मूल्यों और निर्माण का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। ठीक है, स्थूल रूप में अगर देखा जाए तो प्रयोजनवाद से आज से है कि सभी विचारों, मूल्यों और निर्माण का सत्य उनके व्यवहारिक परिणाम में पाया जाता है। अगर यह संतोषजनक है, अगर वह संतोषजनक है तो ही वह सत्य है, तो ही वह सत्य है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो प्रयोजनवाद क्या मानता है कि जैसे पहले से अगर कोई सत्य है, ठीक है, या कभी कोई मूल्य है जो या विचार है को जो पहले से चले आ रहे हैं या जो पहले सत्य है, तो वह क्या है कि पहले से होने के कारण ही उन्हें सत्य नहीं मानता, बल्कि उनकी जांच करता है कि अगर वो उनका व्यवहारिक रूप व्यक्ति के लिए संतोषजनक है तो ही वह उनको सत्य मानता है, अन्यथा उन्हें सत्य नहीं मानता। तो प्रयोजनवाद ही ऐसा, ठीक है, प्रयोजनवाद ही ऐसा दर्शन है, ठीक है, जो अपने जो पहले से चली आ रही किसी विषय वस्तु को सत्य नहीं मानता। क्या है कि उसको उसकी अपनी कसौटी पर जांच कर देखता है, उसके अगर उसके परिणाम जो है, व्यवहारिक परिणाम अगर संतोषजनक बालक के लिए या शिक्षार्थी के लिए अगर संतोषजनक है तो ही वह उपयोगी है या सत्य है, अन्यथा संतोषजनक नहीं है तो उन्हें वह क्या है, असत्य स्वीकार करता है। ठीक, तो ये किसका है, प्रयोजनवाद का आश्रय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इंद्रिय ग्रह संसार को ही स्वीकार करता है, अन्य किसी संसार को नहीं। ठीक है, ये भी क्या है, इंद्रिय ग्रह संसार को ही स्वीकार कर रहा है। इंद्रिय ग्रह संसार को यानी कि जैसे कि वो खुद प्रयोग करके दिखता है, जो इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है ना, किसी भी घटना विषय वस्तु के बारे में खुद से हम जांच करके शिक्षार्थी को देखना होता है, अगर वह सत्य है, अगर उसका परिणाम उस समय संतोषजनक पाया गया है तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं, यानी कि वह किसी काम का नहीं है। तो इंद्रिय ग्रह संसार को ही स्वीकार करता है, अन्य किसी संसार को नहीं, है ना ये आध्यात्मिकता की बात करता है, ना अलौकिक ना पारलौकिक किसी की बात नहीं करता है ना, ये प्रयोजनवाद की बात या प्रयोगवाद यानी प्रयोग करके देखने की बात करता है। ठीक है, तो इंद्रिय ग्रह संसार को ही स्वीकार करता है, अन्य किसी संसार को नहीं। इसमें की भी क्या है, इंद्रियों की बात हो रही है, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही इसमें सच्चा ज्ञान माना जा रहा है। ठीक है, इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों और सत्य का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्व निश्चित आदर्शों और सत्य का कोई स्थान नहीं है, इसमें पूर्व निश्चित आदर्श और सत्य का कोई स्थान नहीं है। अनुभव ही
सब मूल्यों की कसौटी है। ठीक है, यानी कि पहले चले आ रहा है मूल्य आदर्श। ठीक है, आदर्श या सत्य का कोई स्तर नहीं है, बल्कि अनुभवी सब मूल्यों की कसौटी है। यानी कि जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, है ना, क्रिया द्वारा करके सीखने पर जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं या करके देखने पर जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, वही क्या है, सत्य है। बल्कि जो पहले से चले आ रहा है पूर्व निश्चित आदर्श और सत्य का, इसमें कोई स्थान नहीं होता है। अब इसमें होता क्या है, इसके मूल सिद्धांत को हम देखेंगे। और क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ भी प्रयोजनवाद के माध्यम से ही हुआ है। क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ, क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली जो आरंभ हुई है वह भी किसके कारण, प्रयोजनवाद के द्वारा ही क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ किया गया है। प्रयोजनवाद के आधार पर हुआ है। क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ कहाँ से हुआ है, प्रयोजनवाद के आधार पर। ठीक, अब इसके मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे थोड़ा। क्या कहता है प्रयोजनवाद, कि सत्य परिवर्तनशील है, यह मुख्य पॉइंट है इसका, है ना। सत्य अगर परिवर्तनशील मानता है तो कौन मानता है, प्रयोजनवाद। ठीक है, सत्य भी क्या है, यहाँ परिवर्तनशील है। नंबर 2, जीवन के लक्ष्य एवं मूल्य भी परिवर्तनशील है। ठीक, क्या जीवन के लक्ष्य और मूल्य भी या क्या है, परिवर्तनशील है। सत्य ही परिवर्तनशील है तो जीवन के लक्ष्य और मूल्य भी यहाँ परिवर्तनशील है। और यह क्या है, सामाजिक जीवन पर बल देता है, सामाजिक जीवन पर बल देता है। प्रयोजनवाद क्या है, सामाजिक जीवन पर बल देता है और विचारों की अपेक्षा है क्या, क्रिया प्रधान है। ठीक है, विचारों की अपेक्षा यह क्या, क्रिया प्रधान है। नंबर 5 पे देख ले रहे हैं, मानवीय शक्ति पर यह क्या विश्वास करता है, मानवीय शक्ति पर विश्वास करता है। क्या है इसके, ये क्या मूल सिद्धांत है इसके, प्रयोजनवाद के। प्रयोजनवाद जो है वह सत्य को परिवर्तनशील मानता है। कोई कौन मानता है सत्य को परिवर्तनशील, प्रयोजनवाद, प्रयोगवाद, फलवाद, उपयोगितावाद या व्यवहारवाद। ठीक, तो क्या है, सत्य को परिवर्तनशील मानता है और जीवन के लक्ष्य एवं मूल्य भी इसके अनुसार परिवर्तनशील है। यह क्या, सामाजिक जीवन पर बल देने वाला दर्शन है। ठीक, और विचारों की अपेक्षा यह क्या, क्रिया प्रधान है। विचारों का इसमें कोई योगदान नहीं है, विचारों की कोई भूमिका को नहीं मानता। क्या है, क्रिया द्वारा सीखने पर यह बल देता है, कौन, प्रयोजनवाद। और मानवीय शक्ति पर यह क्या है, विश्वास करता है। ठीक है ना, यानी मानवीय शक्ति पर विश्वास करता है, यानी कि वह क्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, ऐसी कुछ सीख सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना प्रयोजनवाद के बाद अस्तित्ववाद। अगली अवधारणा क्या है, अस्तित्ववाद के अनुसार
क्या है? अस्तित्ववाद। एक्सिस्टेंशलिज्म। ठीक, तो अस्तित्ववाद जो है, अस्तित्ववाद पर क्या है कि प्राचीन काल से आज तक दर्शन शास्त्र में हर जगह अस्तित्ववाद की समस्याओं पर विचार किया जाता रहा है। और प्राचीन उपनिषदों में यह समस्या थी कि मनुष्य में वह तत्व क्या है जिसे उसका सच्चा अस्तित्व माना जा सके। ठीक है, प्राचीन काल से ही यह क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या रही है दार्शनिकों में कि व्यक्ति के अंदर वह कौन सा तत्व है जिसे उसका सच्चा अस्तित्व माना जा सके, है ना। तो क्या है, पूर्व और पश्चिम में सभी दार्शनिकों द्वारा यह क्या है, हमेशा विचार किया जाता रहा है। और इसे क्या है, संकट का दर्शन भी कहा जाता है। अस्तित्ववाद को क्या है, संकट का दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब इसके जो मुख्य प्रतिपादक जो है वो कौन है, कीर्केगार्ड। कौन है, कीर्केगार्ड। अब ये क्या है, इन्होंने ईसाई समाज पर प्रहार नामक, ईसाई समाज पर प्रहार नामक पुस्तक लिखी। ठीक, और जिसमें इन्होंने ईसाई समाज पर जमकर प्रहार किया। ठीक है, ईसाई धर्म पर इन्होंने जमकर प्रहार किया। कौन ने, कीर्केगार्ड ने। अब अस्तित्ववाद का मूल शब्द अस्थि जो है, अस्तित्ववाद का मूल शब्द अस्थि जो है वह संस्कृत भाषा की अस धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है, होना। ठीक है, अगर हम अस्तित्ववाद पर विचार करें तो थोड़ा हम विश्लेषण करके समझेंगे कि अस्थि जो है, अस्तित्ववाद का अस्थि जो है, अस्थि संस्कृत भाषा की अस धातु से बना है। ठीक है, जिसको हमने अपने उसमें शिक्षा वाले क्लास में बहुत अच्छे समझा है। ठीक है, तो क्या है कि अस जो धातु से जो बना है, अस का अर्थ क्या है, होना। ठीक, और एक्सिस्टेंशलिज्म में एक्स एवं सिस्टेरे से क्या बना है, एक्सिस्टेंशलिज्म। अब एक्सिस्टेंशलिज्म में क्या है, एक्स का मतलब क्या है, यहाँ एक्स का अर्थ है बाहर और सिस्टेरे का अर्थ है खड़े रहना। ठीक, सिस्टेरे का अर्थ क्या है, खड़े रहना, यानी कि बाहर खड़े रहना, व्यक्ति के आंतरिक रूप से बाहर खड़े रहना, यानी कि व्यक्ति अपने आप को विश्व पटल पर देखना चाहता है। क्या है, विश्व पटल पर देखना चाहता है कि किसके अंतर्गत, अस्तित्ववाद। तो वही क्या है, उसका एक अस्तित्व माना गया है। व्यक्ति क्या है, अपने आप की एक पहचान एक विश्व पटल पर देखना चाहता है, या विश्व पटल पर देखना चाहता है किसको, स्वयं को। तो वो क्या है, अस्तित्ववाद। ये क्या है, एक्सिस्टेंशलिज्म का विश्लेषण किया। सत्य से अधिक संबुद्धि पर तत्व से अधिक क्या, तत्व से अधिक अस्तित्व पर और सामान्य से अधिक किस पर, विशिष्ट पर यह क्या है, बल देता है। कौन, अस्तित्ववाद। ठीक, और स्पष्ट रूप से अस्तित्ववाद का स्रोत अगर माना गया है तो वह कहा है, देकार्त के इस कथन को माना गया है कि मैं सोचता हूँ अतः मेरा अस्तित्व है। क्या है, देकार्त के इस कथन को माना गया है कि मैं सोचता हूँ अतः मेरा अस्तित्व है, यानी कि मैं सोच रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरा अस्तित्व है। तो अस्तित्ववाद में देकार्त के इस कथन को माना गया है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र क्या है, अपने आप को जानो, है ना। इसका मूल मंत्र है कि अपने आप को जानो।
ठीक। तो अस्तित्ववाद का मूल मंत्र क्या है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जानना ही इसका मूल अर्थ है। और शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता और मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में यह क्या है, सहायक बने। ठीक, तो यह क्या होगा हमारा अस्तित्ववाद। अभी नेक्स्ट अवधारणा देखेंगे। छठवीं अवधारणा हमारी क्या है, योग। अब योग जो है, योग के रचयिता कौन है, महर्षि ऋषि पतंजलि। ठीक, अब योग के जो है रचयिता कौन है, महर्षि पतंजलि। योग जो है 6 भारतीय आस्तिक दर्शनों में से मुख्य दर्शन है। ठीक है, भारतीय दर्शनों में 6 जो दर्शन है ना, कौन से 6 क्या है, आस्तिक दर्शन है। तो उनमें से क्या है, योग जो है मुख्य दर्शन इनमें से माना गया है एक। ठीक, तो योग में किस तरह की बात की गई है, इस दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वह मनुष्य को परम लक्ष्य की प्राप्ति कराना है। ठीक है, किसकी प्राप्ति कराना है, इसमें परम लक्ष्य की प्राप्ति कराना है किसको, व्यक्ति को। ठीक है, किसमें, योग द्वारा। योग द्वारा क्या है, परम लक्ष्य की प्राप्ति कराना होता है। और पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्रों में, पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्रों में इनका क्या है, एक चित्तवृत्ति निरोध मुख्य है, जिसका अर्थ क्या होता है, अन्य विषयों से चित्त को खींचकर एक ही विषय पर एकाग्र करना। ठीक, क्या है, ऋषि पतंजलि का जो है योग सूत्र जो है उनमें क्या है, मुख्य चित्तवृत्ति निरोध है। इन्होंने क्या चित्तवृत्ति निरोध की बात की गई है कि ये, जिसका अर्थ होता है अन्य विषयों से चित्त को खींचकर एक ही विषय पर एकाग्र करना। ठीक, क्या है, मनुष्य का चित्त जो है कई सारी वस्तुओं पर या विषय वस्तुओं पर लगा रहता है, जिससे क्या है कि कोई एक कार्य जो वह सफलतापूर्वक करना चाह रहा है उसमें क्या है, अड़चन बनता है या रुकावट बनता है। तो यहाँ क्या है, चित्तवृत्ति निरोध योग सूत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अन्य सभी विषयों से चित्त को खींचकर एक ही विषय पर एकाग्र करके कार्य करना चाहिए, जिससे क्या है कि व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सके। ठीक, अब क्या है, अब योग सूत्रों में जो सर्वाधिक योग सूत्र जो लिखे गए हैं वह क्या है, व्यास मुनि द्वारा लिखित जो व्यास भाष्य है। क्या है, व्यास भाष्य में सर्वाधिक योग सूत्रों की व्याख्या की गई है। ठीक है, किसकी, सर्वाधिक योग सूत्रों की। सर्वाधिक योग सूत्रों की व्याख्या किसमें की गई है, व्यास मुनि द्वारा लिखित व्यास भाष्य में। इसको ध्यान देकर चलना है, क्या है, व्यास मुनि द्वारा लिखित व्यास भाष्य में सर्वाधिक योग सूत्रों की व्याख्या की गई है। अब क्या है, मन को एकाग्र करने की शक्ति जो है निरंतर अभ्यास और सांसारिक सुखों से विरक्त होकर ही प्राप्त होती है। ठीक है, मन को एकाग्र करने की शक्ति कैसे आती है, मन को एकाग्र करने की शक्ति, मन को जब
एकाग्र किया जाता है, मन को एकाग्र करने की शक्ति मन को एकाग्र करने की शक्ति क्या है? निरंतर अभ्यास, यानी लगातार अभ्यास करने से निरंतर अभ्यास और ठीक है सांसारिक सुखों से विरक्त होकर ही प्राप्त की जा सकती है। क्या है? मन को एकाग्र करने की शक्ति कब आती है? जब निरंतर अभ्यास करना होता है इसके लिए, और सांसारिक सुखों से विरक्त होकर ही मन को एकाग्र करने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। जिससे क्या है, व्यक्ति के अंदर एकाग्रता होती है और वह क्या है, अपने जीवन को इससे क्या है, वह सफल बना सकता है। एकाग्र करके किसी भी विषय को बहुत अच्छे से पूर्ण कर सकता है, सफलता उसमें प्राप्त कर सकता है, और जिससे क्या है कि अपने जीवन को वह सफल बना सकता है। ठीक। अब अग्नि पुराण के अनुसार जो है, अग्नि पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण है जिसके अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार मन क्या जो है, मन की एक विशिष्ट अवस्था है। अग्नि पुराण के अनुसार योग मन की एक विशिष्ट अवस्था है। अग्नि पुराण के अनुसार क्या है कि योग जो है वह मन की एक विशिष्ट अवस्था है, जिसमें क्या है, मन और आत्मा को, मन द्वारा आत्मा और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की क्या है, अग्नि पुराण के अनुसार मन द्वारा आत्मा और स्वयं मन को प्रत्यक्ष करने की योग्यता आ जाती है। जिस प्रकार नमक जल में घुलकर, है ना, नमक जल में घुलकर जल की समानता को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार क्या है, मन और आत्मा का भी, मन क्या है, आत्मा की समानता को प्राप्त हो जाता है। ठीक। तो इससे क्या है, जब मन आत्मा की समानता को प्राप्त होता है तो ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है ना। तो इससे क्या है, ब्रह्म के साथ संयोग हो जाता है, और यह भी एक क्या है, समाधि का एक प्रतिफल माना गया है। यानी कि मन और आत्मा का एकीकरण भी, मन और आत्मा का एकीकरण भी क्या, समाधि का एक प्रतिफल माना गया है। अब योग जो है, योग के 8 घटक हैं। योग के जो क्या है, मुख्य 8 घटक हैं, जिनके द्वारा अज्ञान को दूर किया जा सकता है और ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। योग के 8 घटक बताए गए हैं। योग के 8 घटक हैं, है ना, इन्हें देखेंगे हम। आठ घटक कौन कौन से हैं इसके? पहला यम, दूसरा नियम, आसन, प्रत्याहार, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के इन 8 घटकों का अनुसरण करके अज्ञान को दूर किया जाता है और ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ठीक, इनके इन 8 घटकों के माध्यम से, है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस योग दर्शन में जो है क्या है, व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है।
योग दर्शन में किस पर बल दिया गया है? व्यावहारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। योग में जो है व्यावहारिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस पर? व्यावहारिक शिक्षा पर। किस में दिया गया बल? योग में, ठीक है ना। इसके उद्देश्य अगर हम देखें, योग के उद्देश्यों में क्या है? योग किसकी बात करता है? सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, स्मृति क्षमता, सीखने की क्षमता, स्मृति क्षमता, ठीक। क्या है उद्देश्य अगर हम देखें योग के, तो योग किसकी बात करता है? सीखने की क्षमता में वृद्धि, स्मृति क्षमता में वृद्धि और तर्क क्षमता, एकाग्रता, तर्क क्षमता, एकाग्रता, ठीक। तर्क क्षमता, एकाग्रता, अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान और सुस्पष्ट प्रत्यक्षण, सुस्पष्ट प्रत्यक्षण। क्या योग के द्वारा क्या करना हो रहा है? सीखने की क्षमता में वृद्धि। योग के माध्यम से क्या है? बालक की सीखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है और स्मृति क्षमता बढ़ती है और तर्क क्षमता में वृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है, ठीक। और अंतर्ज्ञान की प्राप्ति होती है और सुस्पष्ट प्रत्यक्षण हो जाता है, जिसके द्वारा विषय वस्तु को आसानी से समझ सकता है और स्वयं के विकास के लिए है योग, उसमें विकासात्मक कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ हमने योग को जाना, ठीक। आज की क्लास में इतना ही।